हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे 8th की ज्योग्राफी का चैप्टर 4 एग्रीकल्चर। तो इस चैप्टर में हमें पूरा बताया गया है प्रोसेस, किस तरीके से फसल को उगाया जाता है, कौन कौन सी टाइप की फसलें होती हैं और क्या होता है एग्रीकल्चर। तो ट्रांसफॉर्मेशन जो है प्लांट का टू अ फिनिश्ड प्रोडक्ट इन्वॉल्व 3 टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एक्टिविटी। तो एक प्लांट है जो उगाया जाता है खेतों में, वो कई सारे प्रोसेस से गुजरता है और वो उसमें कई सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं। उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी एक्टिविटी जो है वो इंक्लूड करती है ऑल दोज कनेक्टेड विद एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। मतलब किस तरीके से खेती की जाती है, फसल को उगाया जाता है, ये हमें प्राइमरी एक्टिविटीज़ बताती हैं। एग्रीकल्चर, फिशिंग, गैदरिंग, ये इसके काफ़ी अच्छे एग्जाम्पल्स हैं प्राइमरी एक्टिविटीज़ की। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ होती हैं इन सारी चीज़ों को प्रोसेस करना, जैसे कि हम लोगों ने स्टील की मैन्युफैक्चरिंग कर दी, हमने आटे से ब्रेड बना दी और कपड़े से हम लोगों ने एक पूरा क्लोथ बना दिया। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के। टर्शरी एक्टिविटीज़ में प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर्स को हम लोग और ज़्यादा आगे बढ़ाते हैं सर्विसेज से, जैसे कि हम लोगों ने जो चीज़ प्रोड्यूस की है उसको हमने ट्रांसपोर्ट कर दिया, ट्रेडिंग हो गई उसकी, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइज कर दिया उसके बारे में। तो ये सारी क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, ये होती हैं टर्शरी एक्टिविटीज़। अब एग्रीकल्चर जो है वो एक प्राइमरी एक्टिविटी है और ये इंक्लूड करती है जिससे क्रॉप्स को ग्रो करना, फ्रूट्स उगाना, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स और लाइफ स्टॉक को पालना। वर्ल्ड का लगभग 50% जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है और इंडिया की अराउंड 50-60% पॉपुलेशन, 2/3 ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन इज़ स्टिल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। आज भी वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है। और अब वर्ड ओरिजिन देखते हैं कि जो एग्रीकल्चर है वो डिराइव होता है लैटिन वर्ड एगर या फिर एग्री से, जिसका मतलब होता है सॉइल। कल्चर का मीन्स होता है कल्टीवेशन, एग्री का मीन्स मिट्टी, कल्टीवेशन कल्चर का मतलब उगाना। तो मिट्टी पर फसल उगाना हो गया एग्रीकल्चर का लिटरल मीनिंग। अब सही टोपोग्राफी मतलब एरिया जो होना चाहिए, उसकी सॉइल जो होनी चाहिए, एनवायरनमेंट होना चाहिए, वो सही होना चाहिए किसी भी फसल को उगाने के लिए। तो फेवरेबल टोपोग्राफी ऑफ सॉइल एंड क्लाइमेट आर वाइटल फॉर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। जो लैंड है उस पर जो क्रॉप की ग्रो की जाती है वो एरेबल लैंड होना चाहिए, मतलब उस पर फसल उगाई जा सके ऐसा लैंड होना चाहिए। और वेरियस फैक्टर्स होते हैं जिनसे जो क्रॉप्स वेरी करती हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ उगाई जाती है। पहले हम ये देख लेते हैं कि डू यू नो एग्रीकल्चर कई सारे टाइप्स का होता है। कल्चर में हम लोग एग्री, सेरी, पिसी, विटी, हॉर्टी करके काफ़ी सारी चीज़ें बना सकते हैं। जो एग्रीकल्चर होता है वो होता है साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टिवेशन ऑफ सॉइल, राइजिंग क्रॉप्स एंड रियरिंग लाइफ स्टॉक इज कॉल्ड फार्मिंग। तो फार्मिंग क्या होती है, सॉइल पर, मिट्टी पर फसल को उगाना और पशुपालन करना। सेरीकल्चर में हम लोग क्या करते हैं, सिल्क वॉर्म से सिल्क प्रोड्यूस करते हैं, ये सप्लीमेंट करती है फार्मर की इनकम को। आप लर्न कैसे कर सकते हैं, सिल्क भी ऐसे होता है और सेरी भी ऐसे होता है। तो इस तरीके से आप लर्न कर सकते हैं कि सेरीकल्चर का मतलब होता है जो सिल्क वॉर्म है उसको पालना। पिसीकल्चर होता है फिश की बियरिंग। आप एक वो होती है राशि जो होती है, पाइसेस होती है ना, उसमें मछली बनी होती है ना, तो उससे अगर आप रिलेट करके याद कर सकें कि पिसीकल्चर क्या होता है, जिसमें मछली पालन करते हैं टैंक्स में और पॉन्ड्स में। विटीकल्चर में हम लोग ग्रेप्स उगाते हैं और हॉर्टिकल्चर में वेजिटेबल्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स उगाते हैं। ये जो है ना, पाँचों की पाँचों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हॉर्टिकल्चर तो काफ़ी पूछा जाता है कि हॉर्टिकल्चर में हम क्या क्या उगाते हैं, तो हम कई बार भूल जाते हैं कि क्या क्या आता है उसमें। याद रखिए, वेजिटेबल्स, सारी सब्जियां, फूल और फल, 3 चीज़ें आती हैं हमारे हॉर्टिकल्चर में। विटीकल्चर में क्या आता है, कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स। मैंने कैसे याद किया था इसको, जब किया था तो एग्रीकल्चर तो पता होता है फसल उगाना, और सेरीकल्चर को मैंने एसेस करके कि सिल्क होता है। पिसीकल्चर मैंने इसी जैसे जैसे मैंने लर्न किया है वैसे वैसे बता दिया आपको कि पाइसेस एक राशि होती है, उसमें मछली बनी होती है, इसलिए पिसीकल्चर में हम मछली पालते हैं। हॉर्टिकल्चर में हम फ्लावर्स, वेजिटेबल और फ्रूट को उगाते हैं, ये अच्छे से लर्न कर लीजिए। और जो बचा ना वो विटीकल्चर होता है, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस इस टाइप के आते हैं कि कौन सा मतलब एग्जांपल है जिसमें ग्रेप्स की खेती की जाती है, तो 4 एग्जांपल्स दे दिए जाएंगे आपको, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए अच्छे से। अब फार्म के जो सिस्टम्स होते हैं, एग्रीकल्चरल फार्मिंग में अगर हम लोग देखें तो काफ़ी सारे इनपुट्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि जो सीड्स होता है, बीज, फर्टिलाइजर्स, मशीनरी, हम लोग को देखिए इस फिगर में काफ़ी अच्छे से बताया गया है। और लेबर की ज़रूरत होती है। इनपुट्स क्या क्या होते हैं, मशीन चाहिए होती है, ट्रैक्टर वगैरह, हम लोगों को सीड्स चाहिए होते हैं, केमिकल प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं जैसे कि फर्टिलाइजर्स चाहिए होते हैं, हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स। फिर प्रोसेस क्या होता है,
जो प्रोसेस का मतलब होता है जो फार्मर होते हैं वो इन बीजों को उगाता है, और आउटपुट क्या होता है, जो क्रॉप उग के आती है वो आउटपुट होती है। अब फिजिकल इनपुट्स क्या क्या डाले जा सकते हैं इसमें। फिजिकल इनपुट्स में जो है ह्यूमन इनपुट होता है, एक तो जो ह्यूमन है खेत पर फार्मर जो मेहनत कर रहे हैं फिजिकल, और क्या क्या होता है, सनशाइन, जो हमारी धूप उग रही है वो फसल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, बारिश ज़रूरी होती है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जिसमें फसल उगाई जाती है वो ज़रूरी है, मिट्टी कैसी होनी चाहिए और स्लोप कैसा होना चाहिए, ये सारे के सारे फिजिकल इनपुट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो सारी 5 हैं इनको अच्छे से लर्न कर लीजिए, सनराइज़, रेनफॉल, टेम्परेचर, सॉइल और स्लोप। और क्या क्या फैक्टर्स हैं, स्टोरेज हमें चाहिए होता है सामान को रखने के लिए, लेबर, मशीनरी और केमिकल्स, ये सारे के सारे जो हम लोगों ने इसमें देखे थे। और बाकी दूसरे ऑपरेशन है जैसे प्लो करना, खोदना, बीज डालना, इरिगेशन करना, वीडिंग, हार्वेस्टिंग, फिर बाद में फसल को काटना। और आउटपुट क्या क्या मिलते हैं, क्रॉप्स, वूल, डेयरी प्रोडक्ट्स और पोल्ट्री प्रोडक्ट्स। डेयरी प्रोडक्ट्स मतलब दूध, घी वगैरह, और पोल्ट्री प्रोडक्ट्स मतलब जैसे कि जो मीट होता है बकरी का और वही चिकन वगैरह, ये सब पोल्ट्री प्रोडक्ट्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं एग। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट में हम पहले देख लेते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम लोग जो मैन्योर और पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र्स, ये जितनी भी चीज़ें यूज़ करते हैं ये नेचुरल होती हैं। फैक्ट्रीज़ में या लैब्स में बने हुए केमिकल्स नहीं, नेचुरल चीज़ें जैसे कि गाय का गोबर और बाकी सारे जो खाद होता है, सब कुछ नेचुरली यूज़ किया जाता है। मगर इनकी जो फसलें होती हैं उसमें कोई भी जेनेटिक मॉडिफिकेशन नहीं होता है यील्ड को इंक्रीज़ करने के लिए। यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है ये, कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के जो वो होते हैं करेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो क्या क्या होती हैं। उसमें एक ऑप्शन ये भी था कि क्या जो फसल होती है उसकी जेनेटिक मॉडिफिकेशन की जाती है, तो नहीं, जेनेटिक मॉडिफिकेशन नहीं की जाती है, उसमें हम लोग ऑर्गेनिक मैन्योर, नेचुरल पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, केमिकल्स का यूज़ नहीं होता है। अब फार्मिंग के टाइप्स बताए गए हैं, तो फार्मिंग कई टाइप्स की होती है जिसमें से एक सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है और कॉमर्शियल फार्मिंग होती है। सब्सिस्टेंस फार्मिंग में जो किसान होता है वो अपनी फैमिली के लिए और अपने सिर्फ खाने पीने के लिए ही फसल उगाता है और छोटे फार्म पे की जाती है, कोई ज़्यादा केमिकल वगैरह और ट्रैक्टर्स ये सब यूज़ नहीं होते हैं। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है, होती तो वो एक छोटे प्लॉट पे है मगर इसमें काफ़ी स्पेशल टूल्स यूज़ किए जाते हैं, और एक उस पे लैंड पे हम लोग एक से ज़्यादा फसल भी उगाते हैं एक साल में, और फर्टिलाइज़र्स, केमिकल्स ये सब यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि राइस उगाया जाता है, मेन क्रॉप है, और दूसरी क्रॉप्स भी उगाई जाती हैं एक ही प्लॉट ऑफ लैंड पे डिफरेंट डिफरेंट सीजन्स में, जैसे कि मेज़, पल्सेस, ऑयल सीड्स। इंटेंसिव जो सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर है वो प्रिवलेंट होता है थिकली पॉपुलेटेड एरिया में, मतलब जहाँ पे जो पॉपुलेशन होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, और मानसून रीजन जैसे कि जो इंडिया में, साउथ ईस्ट एशिया में मिलता है हमें। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर में क्या होता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन और नोमैडिक हर्डिंग। अब शिफ्टिंग कल्टीवेशन में काफ़ी कहाँ कहाँ ये प्रेवलेंट है, अमेजोन बेसिन में काफ़ी प्रेवलेंट है, अफ्रीका में, पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। इन एरियाज़ में क्या होता है, रेनफॉल काफ़ी ज़्यादा होती है, तो जो है वेजिटेशन वो काफ़ी जल्दी दोबारा से उग जाती है। तो इसमें क्या करते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन में एक प्लॉट ऑफ लैंड के सारे पेड़ काट के उस पर एग्रीकल्चर करते हैं, फिर उसको जला देते हैं, फिर जलाने के बाद जो ऐश आती है उसको मिट्टी में और जो सीड्स होते हैं मिक्स कर देते हैं सारी चीज़ों में, और फिर फसल उगाई जाती है। कौन कौन सी चीज़ें उगाते हैं, मेज़, यैम, पोटैटोज़, कसावा, ये सब ग्रो किया जाता है। फिर कुछ टाइम बाद जब सॉइल की फर्टिलिटी ख़त्म होने लगती है, कम होने लगती है, तो उस लैंड को छोड़ दिया जाता है और नए प्लॉट पे मूव किया जाता है, और फिर नए प्लॉट पे भी पूरा का पूरा प्रोसेस इसी तरह से पेड़ काटना, जलाना और फिर मिक्स कर देना उसको, ऐश और सॉइल और सीड्स को, इस पूरे प्रोसेस को हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन या फिर स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कहते हैं। अब जो ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन है ये डिफरेंट डिफरेंट नेम से जाना जाता है पूरे वर्ल्ड में। झुमिंग जो है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हम इसको बोलते हैं, मिल्पा और मैक्सिको, MMR है दोनों में, मिल्पा, मैक्सिको। रोका जो है वो ब्राज़ील में मिलता है, और लद्दाख मिलता है मलेशिया में। अब नोमैडिक हर्डिंग क्या होता है, नोमैडिक हर्डिंग जो है वो प्रैक्टिस की जाती है सेमी एरिड और सेमी एरिड या फिर एरिड रीजन ऑफ सहारा, सेंट्रल एशिया या फिर सम पार्ट ऑफ इंडिया जैसे कि राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर। अब इसमें होता क्या है, जो हर्ड्स मतलब झुंड होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं एनिमल्स के, और लोग अपने एनिमल्स के साथ मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह खाने के लिए और पानी की तलाश में, और उनके रूट्स जो हैं वो डिफाइंड होते हैं कि यहाँ से जाना है, यहाँ वापस आना है, सीज़न टू सीज़न ये लोग इधर उधर घूमते रहते हैं। और इस टाइप में जो मूवमेंट होता है वो क्लाइमेट और टेरेन पे काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है।
और कौन कौन से जानवर होते हैं जैसे कि शीप, कैमल या गोट्स, ये कॉमनली पाले जाते हैं, रियर किए जाते हैं। और यही एनिमल्स लोगों को प्रोवाइड करते हैं दूध, मिल्क, वूल, हाइड्स। मिल्क तो आपको पता है क्या होता है, मीट मतलब उनका मांस। वूल जो ऊन होती है शीप्स वगैरह पे। और हाइड क्या होता है, एनिमल्स की जो स्किन होती है, जो लेदर होता है ना, वो हाइड से ही बनता है एनिमल्स की। और ये सारे प्रोडक्ट्स जो है वो हर्डर्स को, उनकी फैमिली को मिल जाते हैं। अब कॉमर्शियल फार्मिंग क्या होती है? कॉमर्शियल फार्मिंग में जो क्रॉप ग्रो की जाती है वो काफ़ी ज़्यादा बड़े स्केल पे की जाती है जनरली, और मार्केट में बेचने के लिए की जाती है। इसमें जो है पैसे भी काफ़ी ज़्यादा लगते हैं, और जो वर्क डन होता है वो मोस्टली मशीन्स के द्वारा किया जाता है। जो कॉमर्शियल फार्मिंग है वो इंक्लूड करती है ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग और प्लांटेशन एग्रीकल्चर को। ग्रेन फार्मिंग जैसे कि ग्रेन्स को उगाना, फूड ग्रेन्स को उगाना। मिक्स्ड फार्मिंग मतलब एक ही प्लॉट ऑफ लैंड पे काफ़ी सारे फसल को सीज़न टू सीज़न उगाना। प्लांटेशन एग्रीकल्चर जैसे कि बनाना उगाना बहुत सारे बड़े एरिया पे, या फिर कोको उगाना, कॉफ़ी उगाना, राइस उगाना, सॉरी कॉफ़ी राइस नहीं, कॉफ़ी उगाना, टी उगाना। इस तरीके की जो फार्मिंग होती है वो हम लोग को कॉमर्शियल फार्मिंग हम उसे बोलते हैं। या फिर इसे प्लांटेशन एग्रीकल्चर बोला जाता है, जिसमें हम लोगों को कैश क्रॉप्स उगाते हैं। कैश क्रॉप्स जैसे कॉफ़ी होती है, टी होती है, बनाना होता है, और कैश्यू नट्स वगैरह, ये सारी की सारी जो है कैश क्रॉप्स होती है जो हम प्लांटेशन एग्रीकल्चर में उगाते हैं। ये सब बुक में नहीं दिया हुआ है, मैंने थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी आपको। कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर कॉमर्शियल पर्पस। तो वीट, मेज़, ये जो है कॉमनली ग्रोन क्रॉप्स होती हैं। वीट और मेज़ पूरे वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा खाया जाता है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा इनको उगाया जाता है। मेजर एरियाज वेयर कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग इज प्रैक्टिस आर टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, जिनका नाम प्रेरीज है, हमने पहले पढ़ा है। यूरोप और एशिया में कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग होती है। ग्रेन क्या होता है, फूड ग्रेन्स जिसको हम खाते हैं, इनको कॉमर्शियल लेवल पे बेचने के लिए उगाया जाता है। ये जो एरियाज़ हैं वो काफ़ी स्पार्सली, मतलब कम पॉपुलेशन है इनकी, इसलिए फार्म्स बहुत बड़े बड़े होते हैं। हंड्रेड्स ऑफ हेक्टेयर्स में फार्म फैले होते हैं। और न्यूजीलैंड और यूएसए के कुछ एरियाज़ में तो हेलीकॉप्टर से जो है वो सीड्स को गिराया जाता है, इतने बड़े बड़े फार्म्स होते हैं। और इनमें क्या है, सिंगल क्रॉप ग्रो की जाती है, क्योंकि ये कॉमर्शियल फार्मिंग में है तो बहुत बड़े बड़े प्लॉट्स पे एक ही टाइप की फसल उगाई जाती है। अब मिक्स्ड फार्मिंग क्या होती है? जो लैंड है जिस पे काफ़ी सारी अलग अलग फसलें ग्रो की जाती हैं, फूड, फॉडर, रियरिंग, लाइव स्टॉक, जैसे कि आपने उस पर फसल भी उगा दी, फिर उस पर आपने फॉडर क्रॉप्स भी उगा दी अपने जानवरों को खिलाने के लिए, और आप पशुपालन भी कर रहे हैं। तो इस टाइप की फार्मिंग को क्या कहते हैं हम? मिक्स्ड फार्मिंग कहते हैं। ये प्रैक्टिस की जाती है यूरोप में, ईस्टर्न यूएसए में, अर्जेंटीना, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका में। प्लांटेशंस क्या होते हैं? प्लांटेशन एक टाइप ऑफ कॉमर्शियल फार्मिंग है, जहाँ पे क्या किया जाता है, एक सिंगल क्रॉप जैसे टी, कॉफ़ी, शुगर केन, कैशू, आ गया ये हमारा कैशू, रबर, बनाना, कॉटन, ये सारी की सारी एक प्लॉट ऑफ लैंड पे उगाई जाती हैं काफ़ी बड़े स्केल पे। लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर इसमें चाहिए होती है, काफ़ी सारे लोगों की ज़रूरत होती है, और काफ़ी सारे पैसे की भी ज़रूरत होती है। और प्रोड्यूस जो है वो प्रोसेस की जा सकती है फार्म में इटसेल्फ, और फैक्ट्रीज़ के अगर पास में हो तो और भी ज़्यादा इसमें फ़ायदा मिलता है। डेवलपमेंट और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इसमें काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल पार्ट प्ले करते हैं, क्योंकि इसमें हमें ज़्यादातर फैक्ट्रीज़ में ही चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करना होता है। मेजर प्लांटेशंस मिलते हैं ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड में, क्योंकि जैसे कि रबर हो गया, कॉफ़ी, ब्राज़ील, कॉफ़ी जो मिलती है वो ब्राज़ील में मिलती है, टी इंडिया, श्रीलंका में। ये ट्रॉपिकल रीजन की ही क्रॉप्स हैं, ट्रॉपिकल रीजन में ही उगाई जाती हैं। इनको गर्मी, मतलब नमी चाहिए होती है, पानी काफ़ी चाहिए होता है, और टेम्परेचर जो है वो भी काफ़ी हाई चाहिए होता है। मेजर क्रॉप्स कौन सी हैं वर्ल्ड की? लार्ज वैरायटी ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन टू मीट रिक्वायरमेंट ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन। काफ़ी ज़्यादा क्रॉप्स उगाई जाती हैं पूरे वर्ल्ड में, और जो है रॉ मटेरियल भी सप्लाई करती हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ को। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ होती हैं जिसमें एग्रीकल्चर के इनपुट्स को यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि जो राइस है, वीट है, पोटैटो है, चिप्स आप बनाते हैं, चिप्स खाते हैं आप, और चिप्स जैसे लेस का हो गया, ये सब इनको क्या, इनका बेसिक मटेरियल है, रॉ मटेरियल क्या है इनका? पोटैटो है। तो कहाँ से आता है? फार्म से आता है। तो ये एक एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है। सॉस खाते हैं, टोमेटो की बनती है, वो फार्म से आती है, ये भी एक एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ है। जिस भी चीज़ों में फार्म का इनपुट यूज़ किया जाता है डायरेक्टली, वो हमारी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ होती हैं। मेजर फूड क्रॉप्स हैं वीट, राइस, मेज, मिलेट्स। मिलेट्स होती हैं हमारी जो थोड़ी हार्डी क्रॉप्स होती हैं, जैसे कि रागी हो गया, बाजरा हो गया, ये हमारे मिलेट्स होते हैं।
जूट और कॉटन आर फाइबर क्रॉप्स, मतलब इनसे कपड़े बनाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप्स आर टी एंड कॉफ़ी। बेवरेज का मतलब होता है जो भी चीज़ हम पी सकते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, वाटर हो गया, और कॉफ़ी और टी हो गया, ये सारे के सारे हमारे बेवरेजेस होते हैं। अब मेजर क्रॉप्स में हमारे आती है राइस। राइस पूरे वर्ल्ड का एक स्टेपल क्रॉप है, मतलब लोग काफ़ी ज़्यादा राइस को खाना पसंद करते हैं और काफ़ी ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में उगाया भी जाता है राइस। ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में लोग काफ़ी ज़्यादा खाते हैं। राइस को क्या चाहिए होता है, हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, टेम्परेचर काफ़ी हाई चाहिए होता है, गर्मियों में उगाया जाता है, और इसमें ह्यूमिडिटी भी चाहिए होती है, पानी भी काफ़ी चाहिए होता है, और हवा में नमी भी चाहिए होती है। हवा में जो नमी होती है उसको हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं। और बेस्ट ग्रो करता है एलुवियल और क्लेली सॉइल पे, जो वाटर को रिटेन कर सकते हैं। चाइना लीड करता है राइस के प्रोडक्शन में। चाइना के बाद आता है इंडिया, जापान, श्रीलंका और इजिप्ट। फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन जो है इसके लिए हमारे देश में वो है वेस्ट बंगाल में और बांग्लादेश में। और ये जो है 2 क्रॉप्स ग्रो करते हैं पूरे साल में, 2 या 3 भी क्रॉप्स ग्रो कर लेते हैं वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश। क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पे जनरली हाई रहता है, वाटर काफ़ी ज़्यादा है, नदियाँ बहुत सारी बहती हैं इन दोनों रीजन्स में, और बारिश भी काफ़ी ज़्यादा होती है। अब दूसरी मेजर क्रॉप है वीट। वीट जो है वो टेम्परेट रीजन्स में उगाई जाती है और मॉडरेट रेनफॉल चाहिए होती है। टेम्परेट का मतलब होता है ठंडा जो रीजन्स होते हैं ना, वहाँ पे उगाई जाती है ये क्रॉप, और उसको जो रेनफॉल है वो भी काफ़ी ज़्यादा नहीं चाहिए होती है, सनराइज़ अच्छी खासी मात्रा में चाहिए होती है। तो हमारे देश में नदर्न इंडिया में इसको सर्दियों के टाइम पे उगाया जाता है। एक्सटेंसिवली ग्रो होता है यूएसए के प्रेरीज में और कनाडा में, कनाडा में, अर्जेंटीना में, रशिया में, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में विंटर में उगाते हैं, जैसे हमने बताया। अब मिलेट्स क्या होते हैं, कोर्स ग्रेन होते हैं और लेस फर्टाइल, मतलब जिसकी सॉइल की, लैंड की फर्टिलिटी काफ़ी कम हो गई है, उस एरिया में भी मिलेट्स को उगाया जा सकता है। हार्डी क्रॉप है, लो रेनफॉल में भी उग सकती है और हाई टू मॉडरेट टेम्परेचर में उगाई जा सकती है ये, और एडिक्वेट ठीक ठाक रेनफॉल चाहिए होती है, कम रेनफॉल है तो भी ये उग जाती है। ज्वार, बाजरा, रागी जो इंडिया में ग्रो करते हैं, और दूसरी कंट्रीज़ हैं नाइगर, चाइना और नाइजीरिया। मेज़ जो रिक्वायर होता है, मेज़ को मॉडरेट टेम्परेचर, ठीक ठाक टेम्परेचर, ना हाई ना लो, रेनफॉल चाहिए होती है और काफ़ी सारी सनशाइन चाहिए होती है। वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल, मतलब जो सॉइल होती है उसको मेज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल चाहिए हमें, और पानी भी ठीक ठाक चाहिए, इरिगेशन अच्छा होना चाहिए। और एरियाज़ हैं इंडिया में उगाई जाती है, नॉर्थ अमेरिका में ब्राज़ील, चाइना, कनाडा, मैक्सिको। कॉटन रिक्वायर करता है हाई टेम्परेचर, गर्मी के मौसम में इसको उगाया जाता है, इसलिए हल्की रेनफॉल, ठीक ठाक सी रेनफॉल, और 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज और ब्राइट सनशाइन, मतलब ओस नहीं पड़नी चाहिए इस पर, ओस पड़ती है तो ये ख़राब हो जाता है। तो 210 दिन मतलब इसको पूरे चाहिए होते हैं कि ओस ना पड़े। ब्राइट सनशाइन, सूरज की अच्छी रोशनी चाहिए होती है, और जो बेस्ट ग्रो करती है ये ब्लैक और अलुवियल सॉइल में ग्रो करती है। तो गुजरात, राजस्थान वाले रीजन में इसको उगाया जाता है, और महाराष्ट्र में। तो चाइना, यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील, इजिप्ट ये लीडिंग प्रोड्यूसर हैं, और रॉ मटेरियल है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के लिए कॉटन। जूट जो है उसको हम क्या बोलते हैं, गोल्डन फाइबर बोलते हैं, गोल्डन कलर का होता है नहीं, इसलिए हम इसको गोल्डन फाइबर बोलते हैं। और ग्रो करता है अलुवियल सॉइल पे, हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, हैवी रेनफॉल और ह्यूमिड क्लाइमेट, इसलिए हमारे देश में वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा वाले रीजन में और बांग्लादेश में उगाया जाता है। इंडिया और बांग्लादेश वर्ल्ड के लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं जूट के। कॉफ़ी को वार्म टेम्परेचर चाहिए होता है और वेट क्लाइमेट चाहिए होता है, वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉफ़ी कौन सी सॉइल पे उगाई जाती है, लोमी सॉइल पे कॉफ़ी उगाई जाती है। हिली स्लोप्स चाहिए होते हैं इसके लिए, मतलब प्लेन्स में नहीं, हिल्स पे उगाई जाती है। और ब्राज़ील जो है वो लीडिंग प्रोड्यूसर है, और कोलंबिया और इंडिया उसके बाद आते हैं। टी जो है बेवरेज है, एक बेवरेज क्रॉप है, और प्लांटेशंस के तौर पे की तरह इसको उगाया जाता है, और इसको थोड़ा कूल ठंडा क्लाइमेट चाहिए होता है, और वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर फॉर द ग्रोथ ऑफ इट्स टेंडर लीव्स। मतलब बेवरेज क्रॉप है, प्लांटेशंस में उगाई जाती है, और ये जो इसका जो क्लाइमेट है वो थोड़ा ठंडा रहना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल है, मतलब जो बारिश है इसको पूरे साल चाहिए होती है, पानी पूरे साल इसको चाहिए होता है, और ताकि इसकी जो वो है लीव्स है ना वो अच्छे से उग सके। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट, काफ़ी इंटरेस्टिंग है वाकई में, कि कॉफ़ी का जो है डिस्कवरी वो किसने की। इसमें एक स्टोरी है कि काफ़ी सारे वर्जन है इसके, जिसमें से एक ये है
कि अबाउट 850 एना डोमिनी में एक काल्दी नाम का एक अरब गोट हर्डर था, मतलब चरवाहा था एक। वो मतलब बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता था कि जो उसकी जो बकरियां हैं वो आपस में लड़ा करती थी एक पर्टिकुलर झाड़ घास को खाने के लिए। तो उसने सोचा ये मेरे जो गोट्स हैं इनको इतना पसंद है, तो एक दिन उसने खुद उसको टेस्ट किया और फिर इस तरीके से कॉफ़ी की डिस्कवरी हुई। ये एक स्टोरी है, पता नहीं कितनी सच्चाई है कितनी नहीं। हमने टी पढ़ लिया और अब हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के बारे में। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि एफर्ट्स डालना फार्म्स में कि जिससे प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया जा सके, जो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है उसकी डिमांड्स को मीट करने के लिए। और ये अचीव किया जा सकता है वेरियस वे से, जैसे कि जो क्रॉप्ड एरिया है, जो लैंड है जिस पर क्रॉप्स को उगाया जाता है उसको बढ़ा दिया जाए, नंबर ऑफ़ क्रॉप्स को बढ़ा दिया जाए, इरिगेशन फैसिलिटीज़ डेवलप करी जाएँ। इरिगेशन फैसिलिटीज़ मतलब पानी जो देना होता है फसल को वो अवेलेबल हो, और फर्टिलाइज़र्स को डाला जाए उसमें लैंड पर। और जो हाई यील्डिंग वेराइटीज़ ऑफ सीड्स हैं, जिससे क्या होता है, हाई यील्डिंग वेराइटीज़ का मतलब है ऐसी क्रॉप्स जिनसे ज़्यादा उपज हो, मतलब फसल ज़्यादा अच्छी हो, ऐसी होती हैं जो सीड्स होते हैं उनको हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स बोलते हैं, HYVs। और मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एक दूसरा एस्पेक्ट है जिससे एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट किया जा सकता है, जैसे कि ट्रैक्टर्स का यूज़ करना, हार्वेस्टर्स का यूज़ करना। और अल्टीमेट एम ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इज़ टू इंक्रीज फूड सिक्योरिटी। अब ये फूड सिक्योरिटी क्या होती है? फूड सिक्योरिटीज एग्जिस्ट व्हेन ऑल पीपल एट ऑल टाइम्स हैव एक्सेस टू सफिशिएंट सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड। फूड सिक्योरिटी का मतलब है कि हर टाइम पर जब भी लोगों को खाने की ज़रूरत है उस टाइम पर लोगों के पास खाने के लिए खाना हो, और वो खाना भी सेफ़ हो, मतलब हेल्दी हो, नुकसान ना पहुंचाए, सफिशिएंट हो, जितनी इंसान को भूख हो उतना खाना अवेलेबल हो, और उस खाने में न्यूट्रिएंट्स हो। न्यूट्रिएंट्स का मतलब है ऐसी चीज़ें जो हमारे शरीर को ज़रूरत होती है जिनकी, और जो हमारे हेल्थ और हमारे डेवलपमेंट में सहायक होते हैं। इस तरीके का जब हमें खाना हर किसी को पूरे वर्ल्ड में मिलता है तो उसको हम बोलते हैं फूड सिक्योरिटी, जिससे हम एक हेल्दी लाइफ को लीड कर सकते हैं। तो एग्रीकल्चर जो है वो एग्रीकल्चर हैज़ डेवलप्ड एट डिफरेंट प्लेसेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में अलग अलग प्लेसेस में एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ है। डेवलपिंग कंट्रीज़ में लार्ज पॉपुलेशन है जो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है, और जो डेवलप्ड नेशंस हैं उसमें बहुत ही बड़े बड़े फार्म्स होते हैं एक पर्टिकुलर फार्मर के पास, और जो फार्मिंग है वो कमर्शियल एग्रीकल्चर का रूप ले चुकी है, और वहाँ पे एक ही फार्मर के पास काफ़ी बड़े बड़े फार्म्स होते हैं, और वो पूरी एक इंडस्ट्री की तरह वर्क करता है फार्म भी। और जैसे कि USA, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में कमर्शियल फार्मिंग होती है, और इंडिया में जो है वो लोगों के पास छोटे छोटे लैंड्स हैं, तो वहाँ पे जो है इंटेंसिव फार्मिंग होती है, और ज़्यादातर अपनी फैमिली के लिए उगाया जाता है और थोड़ा बहुत बाज़ार में बेच दिया जाता है। अब फार्मिंग इन इंडिया, इसमें हमें थोड़ा सा केस स्टडी टाइप की दी हुई है कि एक छोटा सा गांव है आदिलाबाद, गाज़ीपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में। मुन्ना लाल एक स्मॉल फार्मर है, वो गांव में रहता है जिसके पास 1.5 हेक्टेयर्स का लैंड है। हिज हाउस इज़ इन मेन विलेज, उसका जो घर है वो गांव में है, जो मेन गांव है उसमें है। वो परचेज़ करता है हाई ईल्ड वैरायटी ऑफ सीड्स को मार्केट से हर दूसरे साल पे। लैंड जो है उसकी फर्टिलिटी अच्छी है, और वो 2 क्रॉप्स को एक साल में उगा लेता है। नॉर्मली वो क्रॉप्स होती हैं एक बार व्हीट, एक बार गेहूँ और एक बार चावल। फार्मर जो है वो एडवाइस लेते हैं अपने फ्रेंड से, अपने बड़ों से, और गवर्नमेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर से भी अपनी फार्मिंग प्रैक्टिसेस के रिगार्डिंग पे। और वो जो है वो ट्रैक्टर को रेंट पे लेता है, अपने फील्ड को प्लो करता है। उसमें जो वो होते हैं ना, पहले हल से करते थे अब ट्रैक्टर से होने लगा है, और अपने कुछ फ्रेंड्स की सहायता से अब वो कुछ ट्रेडिशनल मेथड्स भी यूज़ करता है, बुलक कार्ट को भी यूज़ करता है प्लोइंग के लिए। ट्यूबवेल्स भी है नियर बाय फील्ड में, जिससे पानी जो है दिया जाता है, इरिगेशन हो जाता है फील्ड का। मुन्ना लाल के पास 2 बफलोज़ हैं और कुछ मुर्गियाँ भी हैं, जिससे वो बेच के मतलब बेचता है, जिसका मिल्क बफलो का वो फार्म का जो कोऑपरेटिव है, मतलब उनके गांव का कोई कोऑपरेटिव होगा, वहाँ पे जाके वो मिल्क को बेचता भी है। और मेंबर जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी के उसको एडवाइस देते हैं ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्डर फॉर हिज एनिमल्स, मतलब कि एनिमल को किस किस चीज़ का मतलब किस किस टाइप का खाना खिलाना चाहिए एनिमल्स को, उस पर भी एडवाइस देते हैं। सेफ्टी मेजर्स देते हैं कि किस तरीके से लाइफ स्टॉक की हेल्थ को प्रोटेक्ट करके रखा जा सकता है। और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, मतलब एक तो होता है नेचुरल मेटिंग, जिससे
ऑफस्प्रिंग पैदा होती है। और एक होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, मतलब किस इंजेक्शंस के थ्रू और वेरियस दूसरे मेथड्स के थ्रू आर्टिफिशियली जो है रिप्रोडक्शन किया जाता है। फिर सारे के सारे मेंबर्स जो हैं फैमिली के वो फार्म में हेल्प करते हैं और कई बार उनको उधार लेना पड़ता है एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव से HYV सीड्स को ख़रीदने के लिए। और वो जो अपना जो प्रोड्यूस है वो मंडी में बेच के आता है। और सिंस मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स डू नॉट हैव स्टोरेज फैसिलिटीज़, क्योंकि मतलब स्टोरेज फैसिलिटीज़ नहीं होती है, इतनी बड़ी जगह नहीं होती है जहाँ पर फसल को रखा जा सके, इसलिए पास वाली मंडी में उनको जा कर के बेच दिया जाता है। अब फार्म इन यूएसए में किस तरीके के फार्म होते हैं? जो एवरेज साइज़ है फार्म का यूएसए में वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है इंडियन फार्म से। टिपिकल यूएसए का जो फार्म है उसका जो साइज़ है वो है 250 हेक्टेयर्स। इंडिया में कितना था? 1.5 हेक्टेयर्स। यूएसए में 250 हेक्टेयर्स। फार्मर जो है जनरली उसी फार्म में रहते हैं और मेजर क्रॉप्स जो वहाँ पे उगाई जाती हैं वो है कॉर्न, सोयाबीन, वीट, कॉटन, शुगर बीट। इसमें एक फार्मर के बारे में बताया गया है जो हुरैन, अ फार्मर इन द मिड वेस्ट यूएसए, और उसका जो फार्म है वो 300 हेक्टेयर्स का है और उसमें जो वो कॉर्न उगाता है। उसकी जो सॉइल है और बाकी सारी सॉइल भी काफ़ी फर्टाइल है, वाटर रिसोर्सेज जो है वो भी वहाँ पे इजीली अवेलेबल हैं। एडुकेट मेजर्स लिए जाते हैं, जो पेस्ट हैं, कीड़े हैं, उनको कंट्रोल के लिए टाइम टू टाइम जो है सॉइल के सैंपल्स भेजे जाते हैं टेस्टिंग के लिए लेबोरेटरी में, और देखा जाता है कि उस सॉइल में सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स है या नहीं। इसकी वजह से जो इनके फार्म है उनमें साइंटिफिक फर्टिलाइज़र्स का भी यूज़ किया जाता है और क्रॉप भी काफ़ी अच्छी आती है। और हिज कंप्यूटर इज़ लिंक्ड टू द सैटेलाइट विच गिव्स हिम अ प्रिसाइज पिक्चर ऑफ हिज फील्ड, मतलब उसकी जो पूरा फील्ड है उसका जो कंप्यूटर है उससे उस फील्ड की, मतलब उसका कंप्यूटर जो है वो सैटेलाइट से कनेक्टेड है और वो सैटेलाइट उसको इन्फॉर्मेशन दे देती हैं उसके कंप्यूटर पे ही उसकी फील्ड्स के बारे में, और इसकी वजह से वो कौन से केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, क्या पेस्टिसाइड्स हैं, कितनी मात्रा में यूज़ करने हैं वो उसको पता लग जाता है। वो ट्रैक्टर्स का यूज़ करता है, सीड ड्रिलर्स का, लेवलर का, कंबाइंड हार्वेस्टर, थ्रेशर का, इन सब चीज़ों का वो यूज़ करता है अपने फार्म में। और ग्रेन्स जो स्टोर किए जाते हैं वो ऑटोमेटेड ग्रेन स्टोरेज को में स्टोर करके मार्केट में डिस्पैच कर दिए जाते हैं। फार्मर जो है यूएसए का वो एक बिज़नेस की तरह वर्क करता है, नॉट लाइक अ पीसेंट फार्मर जिस तरीके से वर्क इंडिया में किया जाता है। तो हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। थैंक यू सो मच। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में करके बता दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।